Hello everyone, welcome to Jigyasu online classes. This is a mathematics lecture series for class 10th. इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो इसमें बोला गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए, एचसीएफ फाइंड करने के हमने अभी तक दो तरीके सीखे हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो उन्होंने बता दिया हमें पहले ही कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना है 135 एंड 225 का। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि आप किसी भी इंटीजर को b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप किसी भी इंटीजर को a को b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर a क्या है? a हमारा डिविडेंड है, b हमारा डिवाइजर है, q हमारा क्वोशिएंट है और r हमारा रिमाइंडर है। ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, उस प्रोसेस से हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन सा नंबर ए लेंगे और कौन सा नंबर बी लेंगे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। इन दोनों में से बड़ा नंबर जो है वो है 225। तो अब हम 225 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 135 से अगर हम 225 को डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं क्या होगा। वन से ही जाएगा, टू से बड़ा हो जाएगा। तो जब हम 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो 1 आता है और जो रिमाइंडर है वो 90 आता है। ये चीज हमने देख ली। तो हमारा पहला स्टेप जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एचसीएफ जब तक नहीं आता, एचसीएफ तब तक नहीं आता जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 नहीं है, इसीलिए हम फिर से कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा डिवाइजर है इसको हम डिविडेंड बना देंगे और जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम डिवाइजर बना देंगे। अब 90 से हम 135 को डिवाइड करके देखते हैं। 90 से 135 को डिवाइड करके देखते हैं, ये भी वन टाइम ही जाएगा। अब आप देख रहे हैं जब हम 135 को 90 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट है वो 1 आता है और जो हमारा रिमाइंडर है वो 45 आता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, तो हमें फिर से एक और स्टेप ट्राई करना पड़ेगा। हमें जब तक ट्राई करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे और हमारे रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे। अब जब हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे हमारा क्वोशिएंट है वो 2 आएगा और जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। अब जो है हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इस स्टेप पे जो आपका डिवाइजर होगा, इस स्टेप पे जो आपका डिवाइजर होगा बच्चा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। सो HCF of 135 and 225
इज 45। ये चीज हमने देख ली है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ले लेते हैं 867 एंड 225। तो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम देखें कि बड़ा नंबर कौन सा है। पहला स्टेप हमारा ये होता है, हमें देखना होता है बच्चा कि जो हमारा दो नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो 867 बड़ा नंबर है, तो इसको हम ए की जगह लिखेंगे। 255 हमारा छोटा नंबर है, इसको हम बी की जगह लिखेंगे। इसको हम बी की जगह लिखेंगे। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 255 को, तो क्या आएगा, हाँ 765 आएगा। और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 102। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लिया है कि हमारा क्वेश्चन क्या आएगा और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम यहां पे इनको पुट कर देते हैं इंटू 3 प्लस 102। रिमाइंडर फिर हमारा 0 नहीं आया, यानी हमें फिर से एक और स्टेप ट्राई करना पड़ेगा। हमें जब तक ट्राई करना जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो हम फिर से ट्राई करते हैं। अब हम हमारे डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे और हमारे रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे। अब डिवाइड करके देखते हैं क्या रिमाइंडर 0 आता है। तो जब हम डिवाइड करते हैं 255 को 102 से, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 51 आता है, और जो हमारा क्वेश्चन आता है वो 2 आता है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं। हमारा रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, तो हमें फिर से एक बार और ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं बच्चा। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा डिवाइजर उसको फिर से डिविडेंड बनाएंगे और हमारे रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे। अब डिवाइड करके देख लेते हैं। 51 2 जा 102। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। अब जो है हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 867 and 255 is 51। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि हम लोग HCF दो नंबर का कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब बचा हुआ एक है सेकंड ऑप्शन। ये आपको खुद ट्राई करना है घर पे बैठ के। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े नंबर से डरिएगा मत, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 where q is some integer। देखिए, सबसे पहले हमें क्या नोट करना है, पहले समझिए, इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले समझ लीजिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी इंटीजर हो, मैं उसको, अगर वो इंटीजर ऑड है, कोई भी इंटीजर
अगर वो इंटीजर ऑड है तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब इसका मतलब क्या है, इस फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं वो देख लेते हैं। अब देखिए ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब मैं इनको किसी के भी मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूं। इधर हमें 6 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखवाया गया है, इधर हमें 6 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखवाया गया है, लेकिन मैं इनको किसी के भी मल्टीपल, किसी इंटीजर के भी मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं तो इसको 2q के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, यानी 2 के मल्टीपल में भी लिख सकता हूं। अब देखिए ट्राई कर लेते हैं, अगर इसको मैं कैसे लिखूं या कैसे लिखूंगा। अगर मेरे को इन नंबर्स को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है बच्चा, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 0+1, 2 इंटू 0+1, जहां पे मेरा q जो है वो 0 है, ठीक है। मैं 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1+0, यहां पे q मेरा 1 है, और यहां पे ऊपर वाले में r मेरा 1 था, नीचे वाले में r मेरा 0 है। अब 3 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1+1, यहां पे q मेरा 1 है और r मेरा 1 है। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2+0, यहाँ पे q जो है मेरा 2 है और r जो है मेरा वो 0 है। 5 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2+1, यहाँ पे q जो है मेरा 2 है और r जो है मेरा 1 है। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3+0, तो यहाँ पे q जो है बच्चा वो हो जाएगा 3 और r हो जाएगा 0। 7 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3+1, यहाँ पे q जो होगा वो मेरा हो जाएगा 3 और r जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4+0, तो q मेरा हो जाएगा 4 और r मेरा हो जाएगा 0। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी भी इंटीजर को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं किसी भी इंटीजर को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहूं, यानी अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करूं, तो मैं किसी भी इंटीजर a को लिख सकता हूं b2 लेके, किसी भी इंटीजर a को लिख सकता हूं b2 लेके इंटू q और प्लस r, जहां पे r या तो 0 होगा या 1 होगा। r या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। और यहां पे b मेरा क्या है 2। इस चीज को समझिए कि मैं किसी भी इंटीजर को 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि 2 के साथ 2 मेरा b हो गया, 0 मेरा q हो गया, रिमाइंडर मेरा 1 हो गया। अब आप इसमें नोट करोगे रिमाइंडर या तो 1 है या 0 है, रिमाइंडर या तो 1 है या 0 है, रिमाइंडर या तो 1 है या 0 है, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसको मैं अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा से समझाने की कोशिश करूं तो मैं सिंपली लिख दूंगा, मेरे को इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिंपली लिख दूंगा बच्चा कि अगर मैं कोई भी, अगर a कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर, और b मेरा इक्वल्स टू 2 है, तो वो नंबर, वो जो a है, या तो वो 2q के फॉर्म में होगा और या वो 2q+1 के फॉर्म में होगा। ये दो पॉसिबिलिटी है, ये हमने प्रैक्टिकली देखा था। तो हम ये देखते हैं, ऐसा ही मैं उन नंबर्स को 3 के मल्टीपल में भी लिख सकता हूं, ऐसे ही मैं सेम इंटीजर्स को 3 के मल्टीपल में भी लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, वो देख लेते हैं एक बार कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मेरी यही कोशिश है। देखिए इंटीजर से 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं, ठीक है।
अब मेरे को 3 के मल्टीपल में लिखना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकता हूं ना बच्चा? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। जहां पे हमारा Q जो होगा वो 0 होगा और जो रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा। बिल्कुल सही है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 0 प्लस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q जो होगा वो हमारा 0 होगा और जो रिमाइंडर जो होगा वो 2 होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1 प्लस 0, Q हो गया 1, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। ऐसे ही मैं 4 को लिख सकता हूं 3 इंटू 1 प्लस 1, 5 को लिख सकता हूं 3 इंटू 1 प्लस 2 और 6 को लिख सकता हूं 3 इंटू 1 सॉरी 3 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, अब मैंने सारे इंटीजर्स को 3 के मल्टीपल में लिख दिया। अब आप देखेंगे जो रिमाइंडर है वो 3 ही बार हो रहा है, पिछले में सिर्फ 2 ही थे 0 और 1, अब इसमें 3 हो गए 1 2 3 0 2 1। अब देखिए दोनों क्वेश्चन से हम एक चीज तो समझ में आ गई हमारी कि जो हमारा बी होता है, जो हमारा बी होता है रिमाइंडर उससे हमेशा छोटा होता है। इसमें भी देखिए रिमाइंडर क्या है 0 है 1 है और 2 है, यानी रिमाइंडर की प्रॉपर्टी हो गई कि वो हमेशा 0 के बराबर और उससे बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। बी यहां पे हमारा 3 है। ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, यानी अगर मैं इन इंटीजर्स को या कोई भी इंटीजर्स एक्स वाई जेड, चाहे मैं 99 लू 100 लू 102 लू, किसी भी इंटीजर को मैं 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूं। या तो वो इंटीजर 3 का मल्टीपल होगा यानी वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या तो वो 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगा, यानी जब मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा, या फिर वो इंटीजर 3 का मल्टीपल प्लस 2 होगा, यानी मैं उसको जब 3 से डिवाइड करूंगा तो इंटीजर सॉरी हमारा रिमाइंडर जो होगा वो 2 आएगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अगर कोई भी इंटीजर है तो वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या वो 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगा जैसे कि हमने देखा, या फिर वो 3 का मल्टीपल प्लस 2 होगा। उसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे हम लोग दोबारा फिर 3 का मल्टीपल आ जाएगा। इतनी चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो 6q प्लस 1 फॉर्म में होता है, 6q प्लस 3 फॉर्म में होता है और 6q प्लस 5 फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ऑड इंटीजर ले लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ऑड इंटीजर ले लेते हैं a। लेट a be an odd integer। ठीक है, a जो है एक ऑड इंटीजर है और b जो है हमारा, क्योंकि हमें 6 के मल्टीपल में नंबर्स चाहिए, क्योंकि हमें 6 के मल्टीपल्स में नंबर्स चाहिए कि हमको रिप्रेजेंट करना है 6 के मल्टीपल में हर इंटीजर को, तो हम लोग b क्या लेंगे? b हम लेंगे 6। ठीक है, अब कोई भी इंटीजर किस फॉर्म में आ सकता है? अब कोई भी इंटीजर किस फॉर्म में आ सकता है जब हमारा b जो है वो 6 है? तो कोई भी इंटीजर a या तो 6q होगा या तो 6q होगा या फिर 6q प्लस 1 होगा या फिर 6q प्लस 2 होगा या फिर 6q प्लस 3 होगा या फिर 6q प्लस 4 होगा या तो 6q प्लस 5 होगा। इसके बाद रिपीट होने लग जाएंगे, इसके बाद फिर 6q आ जाएगा, फिर 6q प्लस 1 आ जाएगा, 6q प्लस 2 आ जाएगा, ऐसे रिपीट होने लग जाएंगे। लेकिन 6 के मल्टीपल में इतने ही इंटीजर पॉसिबल हैं। आप हर इंटीजर को सिर्फ इतने ही फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां रिमाइंडर होगा वो 0 से 5 तक ही हो सकते हैं। वो क्यों होते हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने इससे पहले जो मैंने आपको समझाया है उसमें समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये बोल रहा है ए जो है वो ऑड इंटीजर है, ए जो है वो
हमने ऑड इंटीजर लिया है। ऑड इंटीजर यानी ऐसा इंटीजर जो कि 2 का मल्टीपल ना हो, यानी उसको हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब देखिए इसमें ऐसे कुछ नंबर हैं जो कि 2 के मल्टीपल हैं, जैसे 6q है, ये 2 का मल्टीपल है, इसको हम लोग 2 इंटू 3q भी लिख सकते हैं। ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, तो इसलिए a कैन नॉट बी इक्वल टू 6q plus 2 and 6q plus 4, therefore a equals to 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। ये 3 ही पॉसिबल ऑड इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, सिर्फ हमको बता देना है कि जो अगर हम 6 के मल्टीपल्स लेते हैं तो 5 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि जिसमें या तो रिमाइंडर बिल्कुल नहीं होगा, यानी कंप्लीटली 6 से डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर 1 2 3 4 5 इनमें से एक आएगा। अब उनमें से कुछ ऐसे नंबर होंगे जो इवन होंगे, उनको हमने हटा दिया, और जो बचे हुए नंबर हैं वो हमारे ऑड हैं, और वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। यानी कह रहा है कि एक 616 मेंबर्स का कंटिंजेंट है और वो 32 मेंबर्स के पीछे मार्च कर रहा है एक परेड में। टू मेंबर ग्रुप्स आर टू मार्च इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी हमें सेम कॉलम में उनको डिवाइड कर लेना है। सेम कॉलम में उनको डिवाइड कर लेना है, यानी अगर ये 32 है, या तो मैं इसको 2 में डिवाइड कर दूं 16 16, और इसको भी 2 में डिवाइड कर दूं 308 प्लस 308, तो ये मैंने 2 2 में डिवाइड कर दिया, सेम कॉलम में डिवाइड हो गए ना। लेकिन उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर यानी ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिसमें हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिसमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि एचसीएफ ही एक अकेला ऐसा लार्जेस्ट नंबर होता है जो 2 गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 2 गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो चलिए अब इसका मतलब हमें समझ में आ गया है कि इसको हमें इन दोनों नंबर्स का 32 और 616 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे दिया नहीं है लेकिन हम उसी को लेके चलेंगे। तो हम किसी भी नंबर को विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट 616 इक्वल्स टू 32। अब क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि 616 कितने टाइम डिवाइड होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो 19 आया, जो रिमाइंडर आया है वो 8 आया है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, विद द हेल्प ऑफ
यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, तो हमें फर्दर एक और स्टेप करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी फिर से, ताकि रिमाइंडर 0 आ जाए, तभी तो हमारा एचसीएफ आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम हमारे डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे और हमारे रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे। अब देखिए अब ये कंप्लीटली जा रहा है और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, इसीलिए 8 जो है वो हमारा एचसीएफ है। तो हम ये कह सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march is 8। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, है ना, बहुत इजी सा था। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब ये कह रहा है, इसको समझिए कि अगर a कोई इंटीजर है और मैं इसका स्क्वायर कर दूं, a कोई इंटीजर है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो या तो ये 3 का मल्टीपल होगा, यानी ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमें m से कोई मतलब नहीं है, m कुछ भी हो सकता है, m 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, कोई लेना देना नहीं, m हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो होगा 3 का मल्टीपल। यानी जब भी मैं उस नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। या तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a को स्क्वायर करूं वो आए 3 का मल्टीपल प्लस 1। यानी जब मैं उसको 3 से डिवाइड करूं तो जो आंसर, जो मेरा क्वेश्चन है और जो मेरा रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, m तो कुछ भी आ सकता है हमारा, लेकिन रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा। यही दो पॉसिबिलिटीज ये बता रहा है किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसा ही हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकली क्या बात कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं बात क्या कर रहा है। अब जैसे मैंने नंबर ले लिया 2, मैंने क्या नंबर लिया, एक इंटीजर ले लिया 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया 4। तो क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं 3 के मल्टीपल में? बिल्कुल लिख सकता हूं ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 1 प्लस 1। तो एक 3m प्लस 1 वाला फॉर्म मैंने देख लिया। अब मैं 3 को लेके चलता हूं, 3 का स्क्वायर किया मैंने, 9 हो गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये 3m का फॉर्म है, 3 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। एक और नंबर 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब ये आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। कैसे? 3 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं ठीक है 0, यानी ये हो गया 3m का फॉर्म। तो मैंने जितने भी स्क्वायर लिए आपने देखा, या तो वो 3m के फॉर्म में आए हैं, यानी कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो गए हैं, या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गए हैं, यानी जब मैं उनको 3 से डिवाइड करने गया तो रिमाइंडर 1 बचा। ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब बस इसको सिंपली हमको प्रूव कर देना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए करते हैं। m कुछ भी हो सकता है, अच्छा m पे हमें इतना ध्यान नहीं देना, m कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन हमारा कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना। हमें ये देखना है क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, और क्या उसमें एक रिमाइंडर आ रहा है या ना नहीं आ रहा है।
अगर एक के अलावा कोई और रिमाइंडर आ रहा है तो हम ये प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम गलत हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 0 आएगा। हमें एम से कोई मतलब नहीं है, एम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, है ना। बट क्वेश्चन में एम दिया है तो हम एम लेके चलेंगे। तो हम पहले तो नंबर लिख लेते हैं, स्क्वायर उनका बाद में करेंगे। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो ए है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने मान लिया, यानी वो 100 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चा। और b इक्वल्स टू हमने ले लिया 3, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल शो करना है। तो b क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया। तो अब हम a को कैसे लिख सकते हैं, a की 3 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो 3q प्लस 0 होगा, और या तो 3q प्लस 1 होगा, और या तो a इक्वल्स टू होगा 3q प्लस 2। ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा चुका हूं, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप इंटीजर्स को 3 के मल्टीपल में लिखोगे तो इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज हो नहीं सकती। तो ये तो हमारे नंबर हो गए, ठीक है। ये हमारे नंबर हो गए, किसकी हेल्प से लिखे हमने ये, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा हम नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चा कि स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग हर नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो हम ले लेते हैं केस 1, जिसमें था हमारा a इक्वल्स टू 3q। केस 1 में या तो नंबर ये हो सकता है ना, तो हम इसको लेके चलते हैं कि वो कंप्लीटली 3 का मल्टीपल है। तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो हमने a का स्क्वायर किया तो ये 3q का स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अब देखिए m से हमें कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी हो, हमने प्रूफ कर दिया है कि वो 3 का मल्टीपल होगा। आप स्क्वायर करके देख लो, वो 3 का मल्टीपल होगा। जो 3 पॉसिबल इंटीजर्स हो सकते हैं उनमें से एक का हमने बता दिया कि वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हम दूसरे का देख लेते हैं, केस 2 देख लेते हैं हम लोग। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 बोल रहा है कि या 3q के अलावा ये नंबर भी हो सकता है, तो यानी a हमारा 3q प्लस 1 के फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो हमारा वो 3q प्लस 1 के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब इसको स्क्वायर करके देखते हैं। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो अब लिख सकते हैं इसको ऐसे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। बेटा लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। अब आगे चलते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये आ गया हमारा प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको पूरे को हम m ले लेते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। क्वेश्चन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है ना, क्वेश्चन तुम्हारा 3 का मल्टीपल ही होगा। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये जो चीज है, ये जिसको मैंने m लिया है, ये कुछ भी हो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, वो 1 होगा। तो इधर हम लिख देंगे m जो होगा हमारा वो 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा। अब ये पूरा एक इंटीजर होता है बेटा, ये 50 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम नंबर कौन सा ले रहे हैं। देखिए 3q प्लस 1 तो जब आप 4 को लोगे तो भी 3q प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसको। जब हम 4 को लेंगे उसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1। वहीं जब आप 7 को लोगे उसको भी ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 प्लस 1।
यहाँ पे क्यू अलग अलग हो गए। अगर क्यू अलग अलग हो गए तो हमारे इन दोनों के जो एम बनेंगे स्क्वायर के बाद वो भी तो अलग अलग होंगे, इसलिए ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले में एम अलग था, इसमें एम अलग है, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम ले लेते हैं बच्चा हमारा जो लास्ट केस है, जो कि है थर्ड केस, जिसमें कि पॉसिबल हमारा नंबर जो हो सकता है वो हो सकता है किस फॉर्म में, 3q+2 के फॉर्म में हो सकता है। हमारा जो केस थर्ड है बच्चा वो है a इक्वल्स टू 3q+2, a इक्वल्स टू 3q+2। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, सेम फॉर्मूला लगाएंगे a+b के होल स्क्वायर का, a² इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। यही पॉसिबिलिटीज है, यही कर सकते हैं हम लोग। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जो 3 के मल्टीपल है इनको हम, इनमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं बच्चा। 3 कॉमन लिया मैंने तो बचा 3q² प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस 1। तो अब ये जो 3 का मल्टीपल है ये तो हमारा m होता है, इसको लिख दिया हमने 3 इंटू m प्लस 1। अब ये तो कुछ भी हो सकता है ना, m तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो m है वो इक्वल्स टू है 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो हमने प्रूव कर दिया है बच्चा कि अगर हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। और हमने देखा कि इंटीजर अगर हम 3b लेके चलते हैं तो इंटीजर 3 ही हो सकते हैं, उसके बाद तो रिपीट होने लग जाएंगे, वो 3 ही फॉर्म हो सकते हैं इंटीजर के, 3 ही फॉर्म हो सकते हैं, उससे ज्यादा फॉर्म हो नहीं सकते। अब उनका हमने स्क्वायर करके देख लिया, तो पॉसिबल स्क्वायर्स या तो 3m होगा या 3m+1 होगा। ठीक है बच्चा, अगर आपके समझ में एक बार पहली बार में नहीं आया तो उसको आप जब बार बार देखेंगे तो आपके समझ में धीरे धीरे आता जाएगा। नया टॉपिक है, नया टॉपिक को थोड़ा टाइम ले सकता है बच्चा, लेकिन वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार समझिए, आपके समझ में 100% आ जाएगा। इजी चीज है, एक बार क्लिक हो गई आपके दिमाग में उसके बाद आप कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे, आप इजीली करके ले जाएंगे, इजीली स्कोर कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अब ये क्या बोलता है देख लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। अब देखिए हमने पिछली बार स्क्वायर की बात की थी, हमें पता है कि अगर हम 3 के मल्टीपल में इंटीजर्स को लेंगे तो 3 ही पॉसिबिलिटीज है। हमें पता है कि अगर हम इंटीजर्स को 3 के मल्टीपल में लेंगे या 3q के फॉर्म में लेंगे या उसको डिवीजन लेमा का यूज करते हुए लिखेंगे तो 3 ही पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो 3q होगा या वो 3q+1 होगा या वो 3q+2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये हमने देखा है। तो इसमें भी वही यूज करना है अपने को, पिछले क्वेश्चन हमने स्क्वायर किया था, इसमें क्यूब करना है। तो चलिए करके देखते हैं। Let A be any positive integer and b equals to 3। और देखिए b में 3 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बार बार ना चीजें 3 की मल्टीपल में आ रही है। ठीक है, अब चीजें अगर यहाँ पे 9 की जगह कोई और इवन नंबर होता तो हम लोग 2 से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल है 9, इसलिए मैं 3 लेके चल रहा हूं। अगर आपको 2 का मल्टीपल मिले तो आप 2 लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो b3 हो गया। विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट a इक्वल्स टू 3q और a इक्वल्स टू 3q+1 और a इक्वल्स टू 3q+2। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इन 3 ही फॉर्म में हो सकता है। तो अब हम इनका क्यूब करके देखते हैं। तो हम केस 1 लेके चलते हैं जो कि हमारा a इक्वल्स टू 3q। अब a का क्यूब कर लेते हैं हम लोग, तो ये
क्यूब हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्यूब किया तो 27 क्यूब क्यूब आया। अब मैंने इसमें से 9 निकाल लिया क्योंकि मेरे को प्रूव करना था कि ये 9 का मल्टीपल होगा क्यूब। तो मैंने 9 निकाला, वो निकल गया 9, हमें कॉमन आ गया 9, इसका मतलब वो 9 का मल्टीपल है। और m तो कुछ भी हो सकता है बच्चा, ये मैं आपसे बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि m पे हमें इतना ध्यान नहीं लेना है। जब हम 9 कॉमन लेते हैं, जो बचा हुआ होता है वो हमारा m होता है, यानी वो ऐसा इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो 20, 50, 30 हमें मतलब नहीं है। वो डिपेंड करता है कि a क्या है, वो डिपेंड करता है कि ए क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। अब चलते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। अब फिर से क्यूब करते हैं बच्चा। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यही लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जितने भी 9 के मल्टीपल हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। तो a क्यूब इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, क्यू क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब ये जो हो गया ये हमारा m हो गया। तो a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब हमने सेकंड केस को भी प्रूव कर दिया है कि वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस ले लेते हैं हम लोग। अब इनका क्यूब करते हैं बच्चा। अब इनका क्यूब करते हैं, चलिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो सकता है। तो अब इसको लिख लेते हैं, क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। ठीक है, अब जो भी 9 के मल्टीपल हैं उनको एक साइड ले लेते हैं और जो नहीं है उसको अलग कर देते हैं। तो ये हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q
प्लस 8। तो अब ये पूरा जो है ये मेरा m हो गया, तो a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8, वेयर m इक्वल्स टू 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो बच्चा हमने प्रूव कर दिया है कि जो इंटीजर्स होंगे जब हम उनका क्यूब करेंगे या तो वो 9m होंगे, या तो उनको 9m के फॉर्म में लिखा जाएगा, या उनको 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा, या उनको 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहां हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चा। हो सकता है क्योंकि नए टॉपिक्स हैं, नई तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आए, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के साथ साथ देखते रहिए वीडियो, इसको समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। थैंक यू।